हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका मोनाज गुरुकुल पे। हाँ जी, तो हमने देखा था कि जो फंडस भाग होता है उस फंडस भाग में ग्रंथियां पाई जाती है, फंडिक ग्लैंड्स जो होती है यहाँ पर, इससे जठर रस निकलता है। चलिए, फंडिस भाग से क्या निकल रहा है? जठर रस निकल रहा है, आमाशय रस निकल रहा है, एस्ट्रिक जूस निकल रहा है। देन अब देखिएगा मुख्य चीज, यहां से जो फंडस भाग होता है उस फंडस भाग से जठर रस तो निकलता है, पर इस जठर रस के अंदर कंटेंट क्या क्या होते हैं और ये कौन सी कोशिकाओं से निकलता है। तो इस फंडस भाग में देखिएगा ध्यान से, इस फंडस भाग में कुछ कोशिकाएं होती है जो मैं अलग अलग आपको शो कर रहा हूं ताकि आपको अलग अलग चीजें स्पेशली सारी चीजें आपको डिटेल से समझ में आए कि कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं, उनसे क्या क्या आपके कौन कौन से रस निकलते हैं और वो क्या क्या कार्य करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर इस फंडस भाग में मुख्य दो प्रकार की कोशिकाएं होती है और यहाँ पर मैंने आपको बताया था एक लास्ट वाला भाग, कौन सा भाग? जठरागम भाग। ठीक है, ये रहा जठरागम भाग। और इस जठरागम भाग से क्या निकल रहा है? इस जठरागम भाग से किसका स्त्रावन हो रहा है? श्लेष्मा या म्यूकस का स्त्रावन हो रहा है। तो यहाँ पर ये दो अलग अलग चीजें हो गई आपकी, है ना। चलिए देखते हैं, है ना। अब यहाँ से कोशिकाएं कौन कौन सी है देखिएगा ध्यान से। तो जठर रस में एक तो क्या होता है? एंजाइम, और एक क्या होता है आपका? HCl। तो जो एंजाइम निकलते हैं, है ना, वो एंजाइम कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाओं से निकलते हैं। इनको हम कहते हैं पेप्टिक कोशिकाएं या पेप्टिक सेल्स। ठीक है, देखो बहुत सारे अलग अलग नाम हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं इनके, कि इनके नाम क्या क्या होते हैं। एक तो पेप्टिक कोशिकाएं, इन्हें हम मुख्य कोशिकाएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य कोशिकाएं भी कहते हैं। देखो अलग अलग नाम है जो मैं सारी चीजें आपको बताता हूँ। पेप्टिक कोशिकाएं, मुख्य कोशिकाएं, इन्हें ही हम जाइमोजन कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइमोजन कोशिकाएं कहते हैं। देन और एक प्रकार की कोशिकाएं फंडस भाग में होती है जिन्हें हम ऑक्जेंटिक कोशिकाएं कहते हैं। डन, या इन्हें ही हम पैराइटल कोशिकाएं भी कहते हैं। इन्हें ही हम हिंदी में अम्लजन कोशिकाएं भी कहते हैं। देखिए ये दो प्रकार की कोशिकाएं हैं। यहां से क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं? पेप्टिक कोशिकाओं से किनका स्त्रावन होता है? एंजाइम्स का। पेप्टिक कोशिकाओं से किनका स्त्रावन होता है ना? एंजाइम का। और याद रखना है आपको, ऑक्जेंटिक, पैराइटल या अम्लजन कोशिकाओं से अम्ल का, HCl का स्त्रावन होता है। देखिएगा ध्यान से। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे कि एंजाइम कौन कौन से निकलते हैं, यहां से कौन कौन से एंजाइम या कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं, तो मुख्य रूप से तीन हैं, ध्यान से समझिएगा। एक में लिख रहा हूं पेप्सिनोजन, एक लिख रहा हूं मैं प्रोरेनिन, और एक में लिख रहा हूं गैस्ट्रिक लाइपेज, है ना, गैस्ट्रिक लाइपेज। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो एंजाइम वाला जो पोर्शन है वो हम वैसे तो डाइजेशन पढ़ेंगे, पाचन जो पढ़ेंगे, पूरा अलग से पाचन, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट हम पढ़ेंगे, अलग से पाचन ग्रंथियां पढ़ेंगे, पाचन कैसे होता है ना, वो सारी पढ़ेंगे। वहाँ ट्रिक्स बताऊंगा मैं इनको कैसे कैसे याद रखना है। तो पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज, इन तीनों का स्त्रावन होता है। किससे होता है? तो इन कोशिकाओं से होता है। ध्यान से समझिएगा, है ना। गैस्ट्रिक लाइपेज मतलब इसको आमाशय लाइपेज भी कहते हैं ना। गैस्ट्रिक शब्द ध्यान रखना आमाशय के लिए आता है। ये सारे शब्दों के लिस्ट भी मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगा। गैस्ट्रिक शब्द जहां आ जाए तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए आमाशय से संबंधित है। कार्डियक शब्द आ जाए तो किससे संबंधित है? हृदय से संबंधित है। पल्मोनरी शब्द आ जाए तो वो किससे संबंधित है? आपके फुफ्फुस से संबंधित है ना, सारी चीजें। रीनल शब्द आ जाए तो आपके वो किससे संबंधित है? वृक्क से, किडनी से संबंधित है। हिपैटिक शब्द आ जाए तो वो किससे संबंधित है? यकृत से संबंधित है। ऐसे कुछ शब्द हैं जिससे आप तुरंत पता लगा सकते हो कि यार ये जो क्वेश्चन है वो किससे संबंधित है। चलिए आगे, तो ये तीनों एंजाइम निकलते हैं। इसके अलावा क्या निकलता है? HCl निकलता है। ये जो HCl है, इस HCl के भी अलग अलग कार्य हैं जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखिएगा ध्यान से, जो HCl है वो क्या काम करता है यहाँ पर। ठीक है, डन।
पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज। तो पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन ये ध्यान रखना निष्क्रिय अवस्था में होते हैं, मतलब ये निकलते तो हैं जब आमाशय की भित्ति से, पर ये काम नहीं कर पाते, निष्क्रिय होते, सो रहे होते हैं, ठीक है, अपन ऐसे कह सकते हैं इनएक्टिव होते हैं। तो जब HCl इसके साथ निकलता है ऑक्जेंटिक कोशिकाओं से, तो HCl एक काम तो क्या करता है, HCl एक काम करता है कि ये जो पेप्सिनोजन जो होता है इसको सक्रिय किसमें बदल देता है, पेप्सिन एंजाइम में बदल देता है। पेप्सिनोजन कैसी अवस्था है, एक निष्क्रिय अवस्था है, और पेप्सिन जो है एक एंजाइम है जो एंजाइम की एक सक्रिय अवस्था है। तो ये पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करने का कार्य कौन करता है, HCl करता है। अब आप देखो ये HCl जो हमारी बॉडी में निकल रहा है वो कितने काम करता है। एक नेक्स्ट देखिए जो प्रोरेनिन है, ये प्रोरेनिन, अब आप कहेंगे सर ये पेप्सिनोजन क्या है, प्रोरेनिन क्या है, क्या काम करते हैं, तो अभी बताने वाला हूं मैं क्या क्या काम करते हैं, ठीक है। प्रोरेनिन, जो प्रोरेनिन है उसको जो HCl होता है सक्रिय अवस्था रेनिन में बदल देता है। रेनिन कैसी अवस्था है, सक्रिय अवस्था है, ये कैसी अवस्था है, निष्क्रिय अवस्था है। इसका मतलब जो एंजाइम निकलते तो हैं पर काम नहीं करते हैं, वो किसकी उपस्थिति में काम करते हैं, HCl की उपस्थिति में। HCl उसको एक्टिवेट करता है, सक्रिय बना देता है। अब देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट और क्या काम करता है HCl, तो चूंकि ये जो पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन है ये दोनों ही प्रोटीन का पाचन करते हैं। मैं आपको अलग से एक वीडियो लेके आने वाला हूँ संतुलित आहार का, जिसमें मैं आपको डिटेल बताऊंगा, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, जल, खनिज, लवण, इन सब की डिटेल बताने वाला हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर मुख्य रूप से आमाशय में किसका पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन होता है। आमाशय में किसका पाचन होता है, मुख्य रूप से किसका पाचन होता है, तो आ जाए क्वेश्चन, तो प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन के लिए कौन सा माध्यम चाहिए भाई, अम्लीय माध्यम चाहिए, और अम्लीय माध्यम कौन प्रदान करता है, HCl। तो प्रोटीन के पाचन के लिए क्या करता है, ये अम्लीय माध्यम प्रदान करना, ये किसका कार्य हो गया, HCl का कार्य हो गया। नेक्स्ट देखिए आगे, नेक्स्ट देखिएगा, एक तो कार्य हो गया प्रोटीन का पाचन। अब यहां पर HCl, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि जो HCl होता है वो एक प्रकार से क्या है, जीवाणु नाशक है। तो ये क्या काम करता है, जीवाणुओं को मारने का कार्य करता है। क्योंकि हम जो भोजन करते हैं उस भोजन में हो सकता है असंख्य बैक्टीरियाज हो, असंख्य जीवाणु हो, जो हमारे लिए अंदर कहीं ना कहीं रोग का कारण बने। तो जो भोजन आया है उस भोजन में जो जीवाणु हैं, पैथोजेंस हैं, उसको मारने का कार्य कौन करता है, HCl करता है। तो ये चार मुख्य कार्य हैं। यहाँ से ऑप्शनल क्वेश्चन बन सकता है, कथन कारण वाला क्वेश्चन बन सकता है कि HCl के क्या क्या कार्य होते हैं। चलिए ये तो हमने देख लिया। नेक्स्ट ये सेपरेट हो गया, ऑक्जेंटिक कोशिकाओं से HCl निकलता है और HCl की ये कार्य है। अभी बताया मैंने कि पेप्सिनोजन किस में बदल जाता है, पेप्सिन में बदल जाता है, ठीक है। और प्रोरेनिन किस में बदल जाता है, रेनिन में। और गैस्ट्रिक लाइपेज, तो गैस्ट्रिक लाइपेज है ही सही भाई, ठीक है, लाइपेज। चलिए ये तीनों एक प्रकार से मैं बता दूं आपको कि ये क्या है, तीनों एंजाइम से, ठीक है, सक्रिय एंजाइम में बदल गए। किसकी सहायता से, एंजाइम। ये तो सक्रिय था, ये दोनों सक्रिय में बदल गए। जो पेप्सिन होता है वो पेप्सिन क्या काम करता है, तो ध्यान से समझना, जितने भी प्रकार का हम प्रोटीन खाते हैं उस प्रोटीन का पाचन है ना, पाचन के लिए एंजाइम है। क्या है ये, एक एंजाइम है, किसके लिए, प्रोटीन के पाचन के लिए। और ध्यान से समझिएगा, रेनिन जो होता है, और रेनिन अलग से हमारे किसका पाचन करता है, दुग्ध प्रोटीन के पाचन के लिए एंजाइम। तो यहां से क्वेश्चन आपके आ जाए कि दुग्ध प्रोटीन के पाचन के लिए एंजाइम कौन सा है, रेनिन। और नॉर्मल यदि ऐसे ही आ जाए क्वेश्चन कि प्रोटीन के पाचन के लिए, अब आप कहेंगे सर ये दुग्ध प्रोटीन, प्रोटीन क्या है। देखिए जितने भी प्रकार का हम प्रोटीन भोजन के अंदर करते हैं उन सारे प्रकार के प्रोटीन का पाचन कौन करता है, पेप्सिन करता है, ठीक है। और यदि मैं बता दूं कि नवजात शिशुओं में एक और बात यहाँ पर गौर करने की है, समझने की है, रेनिन जो है ये किसका पाचन कर रहा है, दुग्ध प्रोटीन का। और क्वेश्चन आपके ये भी आ सकता है, देखिए नोट डाल के मैं यहाँ पर अलग से लिखवा रहा हूँ, यदि आपके क्वेश्चन आ जाए
कि जो हम दूध पीते हैं, है ना, मिल्क जो होता है, उस मिल्क में से दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आता है कि मिल्क के अंदर या दूध के अंदर प्रोटीन कौन सा होता है, और एक क्वेश्चन बनता है दूध के अंदर शर्करा कौन सी होती है। ठीक है, प्रोटीन और शर्करा। तो यहाँ पर ध्यान रखना दूध के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है, तो नाम याद रखना कौन सा प्रोटीन, केसिन प्रोटीन, और शर्करा कौन सी होती है, तो लैक्टोज शर्करा। कौन सी शर्करा, लैक्टोज शर्करा। यहां से क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि केसिन जो प्रोटीन होता है दूध के अंदर, उसका पाचन कौन सा एंजाइम करता है, तो अभी अभी मैंने बताया उसका पाचन, जो दूध हम पीते हैं उसमें प्रोटीन होता है, उसका पाचन कौन सा एंजाइम करता है, रेनिन एंजाइम करता है। और जो शर्करा होती है उस शर्करा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है, ध्यान रखना ये आमाशय में नहीं हो रहा है, ये वाली जो स्थिति है ये आमाशय की बता रहा हूं, ये मैं आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, डन। तो जो एंजाइम होता है वो कौन सा होता है, लैक्टेज होता है, ये आगे बताने वाला हूं मैं। पर आपको दूध से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको इस प्रकार से करना है। चलिए, तो केसिन प्रोटीन का पाचन कौन करता है, रेनिन करता है। एक और बात है ना, एडल्ट में रेनिन लगभग नगण्य या न के बराबर उपस्थित होता है। यदि क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए कि क्या वयस्क में रेनिन होता है, तो नहीं होता है। ठीक है, ध्यान समझना। ये सामान्यतः भगवान में, जैसे हम कह सकते हैं कि 6 महीने तक, है ना, जब बच्चा पैदा होता है, नवजात शिशु जो नियोनेट होता है, न्यू बॉर्न चाइल्ड जो होता है, जो पैदा होता है, तो उस समय वो 6 महीने तक दुग्ध, है ना, ब्रेस्ट फीडिंग करता है ना, सिर्फ दूध का ही सेवन करता है। तो ऐसी स्थिति में उसके अंदर क्या पाया जाता है, रेनिन। ठीक है, जो किसका पाचन कर रहा है, दुग्ध प्रोटीन का, तभी तो वो दूध पच रहा है ना। तो मुख्य रूप से क्योंकि हम खिला ही नहीं रहे ना उसको, कुछ और तो खिला ही नहीं रहे, तो ऐसी स्थिति में दूध के अंदर जो प्रोटीन है उसका पाचन कौन कर रहा है, तो रेनिन कर रहा है। ये याद रखना है, नवजात शिशुओं में सामान्यतः पाया जाता है, पर एडल्ट की बात करें तो एडल्ट में नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको स्पेशली लिख रहा हूँ, किसमें, नवजात शिशु में। ठीक है, तो एक स्पेशल कैटेगरी ये हो गई, स्पेशल क्वेश्चन ये हो गया। लाइपेज होता है, ध्यान रखना, हमेशा किसका पाचन करता है, लिपिड का पाचन करता है। पर यहाँ पर लिपिड का पाचन ध्यान रखना नगण्य होता है, न के बराबर होता है। लिपिड, जितनी भी प्रकार की ऑयली चीजें हम खाते हैं, तो ऑयली चीजों के खाने से, है ना, ध्यान से समझना, माना कि हम कहीं ऑयली चीज खा के आए तो आपका जी घबराएगा या आपका वो पाचन है वो बहुत लेट होगा, क्योंकि आमाशय में लिपिड का पाचन बिल्कुल न के बराबर होता है। कुछ प्रकार की लिपिड से जो पचती है, जो मैं अलग से बता दूंगा आपको जब पाचन हम पढ़ेंगे, है ना। तो लिपिड का पाचन यहाँ पर बहुत कम होता है। तो मुख्य रूप से, है ना, मुख्य रूप से यदि आपका क्वेश्चन बन जाए, मुख्य रूप से क्वेश्चन बन जाए कि मुख्य रूप से आमाशय में किसका पाचन होता है, किसका पाचन होता है, तो प्रोटीन का पाचन होता है। मुख्य रूप से किसका पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन होता है। क्वेश्चन आ जाए कि आमाशय में पाचन होता है, तो यदि यहाँ पर आपका लिपिड हो, लिपिड का मतलब क्या होता है, ध्यान रखना। हाँ, बहुत सारे जने कंफ्यूज हो रहे होंगे। लिपिड का तात्पर्य होता है वसा, वसा या लिपिड। फैट को ही हम लिपिड कहते हैं, ध्यान रखना, फैट को ही हम क्या कहते हैं, लिपिड, वसा या लिपिड। तो दोनों शब्द हैं, आपको याद रखना है, लिपिड या। चलिए, तो यहाँ पर मुख्य रूप से किसका पाचन होता है, तो प्रोटीन का पाचन आमाशय में होता है। एक ओवरव्यू देख लें जल्दी से, फास्ट, 2 मिनट में सारे क्वेश्चंस देखते हैं, फास्ट देखिएगा। क्वेश्चन आ जाए कि फंडस भाग से निकलने वाला रस कौन सा है, तो जठर रस, गैस्ट्रिक जूस। क्वेश्चन आ जाए जठरागम भाग से कौन सा, श्लेष्मा या म्यूकस। क्वेश्चन आ जाए कि यहाँ पर जठर रस के स्रावण के लिए फंडस भाग में कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, तो 2 मुख्य रूप से कोशिकाएं पाई जाती हैं यहाँ पर। एक तो पैक्टिक मुख्य कोशिका, जाइमोजन कोशिका, एक ऑक्जेंटिक पैराइटल या अम्लजन कोशिका। पैक्टिक कोशिकाओं से कौन से पदार्थ निकलते हैं, कौन से एंजाइम निकलते हैं, तो पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज। ये रीड सेकंड लेवल का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, उसके बाद में यदि मैं बात करूं कि पेप्सिनोजन जो है वो HCl की उपस्थिति में पेप्सिन में बदल जाता है, प्रोरेनिन रेनिन में, और लाइपेज है जो लाइपेज है। पेप्सिन किसका पाचन करता है, तो प्रोटीन का पाचन के लिए एंजाइम है। क्वेश्चन आ जाए रेनिन किसके लिए, तो दुग्ध प्रोटीन के लिए। दुग्ध प्रोटीन क्या कहलाता है, तो कैसिन कहलाता है। दूध में उपस्थित शर्करा कौन सी होती है, तो लैक्टोज शर्करा होती है। और कैसिन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है, तो रेनिन हो गया। सामान्यतः ये ज्यादातर किसमें पाया जाता है, नवजात शिशुओं में पाया जाता है, क्योंकि वो 6 महीने तक ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आ जाए कि लाइपेज का क्या कार्य है, तो वसा का पाचन करना। और आमाशय के अंदर कौन सा लाइपेज होता है, तो गैस्ट्रिक लाइपेज। देखिए, लाइपेज एक्चुअली, लाइपेज जो एंजाइम है वो पर्टिकुलरली लिपिड या वसा के पाचन के लिए है।
जिस स्थान से निकलता है उसका नाम आगे लग जाता है। तो ये आमाशय से निकल रहा है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, गैस्ट्रिक लाइपेज। एक लाइपेज और भी बताऊंगा मैं आपको आगे, तो वो सिर्फ लाइपेज ही है, जिस स्थान से निकलेगा वो स्थान वहां पर लग जाएगा। चलिए, मुख्य रूप से आमाशय में किसका पाचन होता है, तो प्रोटीन का। और प्रोटीन के पाचन के लिए कौन सा माध्यम जरूरी होता है, तो अम्लीय माध्यम। और अम्लीय माध्यम को कौन प्रदान करता है, तो HCl प्रदान करता है। HCl कौन सी कोशिकाओं से, तो ऑक्जेंटिक कोशिकाओं से। प्रोरेनिन, देखिए ध्यान से समझना, क्वेश्चन आता है प्रोरेनिन से रेनिन में परिवर्तित करने का कार्य कौन करता है, तो HCl करता है। क्वेश्चन आ जाए पेप्सिनोजन से पेप्सिन सक्रिय अवस्था में बदलने का कार्य कौन करता है, तो भी HCl करता है। और प्रोटीन के पाचन के लिए अम्लीय माध्यम HCl और जीवाणुओं को मारने का कार्य भी HCl करता है। नेक्स्ट देखिएगा जठरागम भाग, और जठरागम भाग से छोटा सा यहां से क्वेश्चन बनता है। श्लेष्मा शब्द जहां पर भी आ जाए वहां पर आंख बन के टिक कर देना आप, कौन सी कोशिकाओं से निकलता है। जैसे ये देखिए तीसरी प्रकार की कोशिका यहाँ पर आमाशय में है ना, कौन सी कोशिकाएं, गॉबलेट कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं हैं, गॉबलेट कोशिकाएं। ठीक है, श्लेष्मा का स्रावन किससे होता है, गॉबलेट कोशिकाओं से होता है। और ये गॉबलेट कोशिकाएं किसका स्रावन करती है, तो श्लेष्मा का स्रावन करती है। और श्लेष्मा का कार्य क्या हो गया, है ना, माध्यम को क्या बनाना, चिकना बनाना। एक तो कार्य ये हो गया, भोजन को चिकना बनाया जाएगा, तभी तो उसका अच्छे से पाचन होगा। और एक मुख्य कार्य, स्टार लगा देना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है डेफिनेटली, कि आमाशय में श्लेष्मा का कार्य है क्या है, तो आमाशयी भित्ति की सुरक्षा करना। ये हुआ आपका आमाशय कंप्लीट, डन। तो इससे आगे हम नेक्स्ट एक आहार नाल का सीक्वेंस चल रहा है। देखिए हमने पहले मुख पढ़ा, मुख के बाद में ग्रसनी, ग्रसनी के बाद में ग्रसिका, ग्रसिका के बाद में हमने पढ़ा आमाशय, जो कहाँ स्थित होता है, आमाशय की स्थिति कहाँ होती है, तो उदर भाग में होती है। यहाँ पर और नोट डाल के लिखिएगा, आमाशय जो होता है, आमाशय की स्थिति यदि आपसे पूछ ली जाए कि आमाशय कहाँ स्थित होता है, तो आमाशय किस भाग में उपस्थित होता है, तो उदर भाग में। और उदर में भी आपसे पूछ लिया जाए कि आमाशय कहाँ स्थित है, तो हल्की सी बाईं ओर। कहाँ होता है, हल्की सी बाईं ओर। और बाईं ओर तो होता ही है, उदर में कहाँ होता है, हल्का सा मिड में होता है, पर हल्का सा कहाँ होता है, बाईं ओर होता है। और ध्यान से समझना, स्थिति में एक और क्वेश्चन बन सकता है कि ये कहाँ स्थित होता है, तो डायफ्राम के नीचे। देखो ये रहा डायफ्राम, और इस डायफ्राम के नीचे तो है डेफिनेटली उदर में, बाईं ओर, हल्का सा बाईं ओर। और देखो मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझाता हूँ। ये आपका है ना, ये आपका धड़ हो गया है ना, ये धड़ है। यहाँ पर ये आपका डायफ्राम हो गया, ठीक है। डायफ्राम के यहाँ से ये ग्रसिका प्रवेश कर रही है, तो ये देखो हल्का सा बाईं ओर जा रहा है ना, हल्का सा बाईं ओर जा रहा है। ये बिल्कुल बाईं ओर है, हल्का सा बाईं ओर है, देखिए ये इस प्रकार से है यहाँ से, डन। तो हल्का सा बाईं। अच्छा, राइट और लेफ्ट में आप कंफ्यूज कभी मत होना, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना, मैं आपको बहुत डिटेल से समझाऊंगा ये पूरी स्थिति, कि जो मैथमेटिक में है ना, जो राइट और लेफ्ट होते हैं, है ना, मैथ्स में राइट और लेफ्ट जो होते हैं, तो वो हमेशा जिस हाथ से हम लिखते हैं वही होते हैं। जैसे ये राइट हैंड है, तो मैथ्स में ये पार्ट, ये जो साइड है, ये कौन सी होगी, राइट होगी, और ये कौन सी होगी, लेफ्ट होगी। पर बायोलॉजी में अलग होता है, बायोलॉजी में इसका विपरीत होता है। तो यहाँ पर मैं बात करूं तो ये साइड कौन सी है, तो ध्यान रखना ये लेफ्ट है, मैं लिख राइट से रहा हूं, पर ये कौन सी है, लेफ्ट है, और ये कौन सी है, राइट है। तो ये हल्का सा, लेफ्ट का मतलब बाईं ओर, और राइट का मतलब दाईं ओर, दायां ओर, है ना। चलो नेक्स्ट, तो यहाँ पर ये हल्का सा किधर होता है, बाईं ओर होता है। और आपको एक और बात बता दूं कि यहाँ पर दाईं ओर आपका लीवर भी होता है ना, लीवर होता है, इसलिए ये हल्का सा इधर से खिसका हुआ होता है। और यहाँ पर आपकी स्प्लीन होता है, डन। तो यदि क्वेश्चन आ जाए कि यकृत कहाँ होता है, तो दाईं ओर। आपका जो स्प्लीन, या हम कहते हैं प्लीहा, क्या कहते हैं, प्लीहा कहाँ होता है, तो बाईं ओर। और आपका उदर कहाँ होता है, तो मध्य पर हल्का सा कहाँ पर, बाईं ओर, ठीक है। ये आपका उदर। तो इस प्रकार से स्थिति निर्धारण आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। मैं आशा करता हूं कि आप ऐसे ही आगे से आगे बहुत डिटेल से साइंस को पढ़ते चले जाएंगे और अपने एग्जाम के लिए बिल्कुल कॉन्फिडेंट होते चले जाएंगे। आहार नाल हम पढ़ रहे थे।
आहर नाल में हमने क्या क्या देखा, मुख देखा, ग्रसनी देखी, ग्रसिका देखा, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट हमने आमाशय देखा, फिफ्थ पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं छोटी आंत। छोटी आंत या इसको अपन आंत्र बोले, एक ही बात है। इंग्लिश में यदि हम बात करें तो छोटी आंत को क्या कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिएगा यहाँ पर यदि मैं बात करूं तो स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन कब प्रवेश करता है, कहाँ से प्रवेश करता है, तो हम पढ़ते आ रहे हैं। छोटा सा डायग्राम में बनाता हूँ कि ये ग्रसिका है, ग्रसिका से फिर कहाँ जाता है, या आमाशय में जाता है। ठीक है, आमाशय के बाद से फिर ये भोजन जो है वो कहाँ प्रवेश करता है, ये आपका प्रवेश किया कहाँ पर, ग्रहणी में या छोटी आंत में। यहाँ पर एक अवरोधनी थी, हमने देखा था, एक स्पिंटर था। ठीक है, यहाँ पर हमने देखी थी कि ये आमाशय की दीवारें हैं। ठीक है, यहाँ से शुरू होती है कि यहाँ से जब भोजन कहाँ प्रवेश करता है, छोटी आंत में। तो ये यहाँ से शुरू हो गई हमारी छोटी आंत। ठीक है, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। और यहाँ पर इस छोटे जो प्रथम भाग होता है, ये छोटी आंत के 3 भाग, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो इसमें भी बताए थे कि छोटी आंत के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। बी जे ऑफ इंडिया, ये ट्रिक थी हमारी। ठीक है, ये जो प्रथम भाग था उसको हमने क्या कहा हिंदी में, ग्रहणी, इंग्लिश में डिड्यूनम। दूसरा भाग है ना, और तीसरा भाग, इन दोनों को सम्मिलित रूप से हम शुद्रांत्र कहते हैं। ठीक है, पर शुद्रांत्र का जो आगे वाला भाग होता है, इसलिए इस जेजुनम को हम क्या कहते हैं, अग्र शुद्रांत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, अग्र शुद्रांत, है ना। शूद्र, शूद्र का मतलब नीचे, लास्ट वाला, है ना। शूद्र कहते हैं ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, है ना। शूद्र का मतलब क्या होता है, निम्न, निम्न कोटि का। निम्न का मतलब है नीचे, मतलब शूद्र आंत्र। शूद्र आंत्र का मतलब होता है, शूद्र आंत्र मतलब नीचे वाली आंत्र। और इस लास्ट वाले भाग को, क्योंकि ये शुद्रांत का मुख्य भाग होता है, इसलिए या तो शुद्रांत्र कहते हैं, मुख्य रूप से शुद्रांत भाग नाम आएगा तो वो इलियम के लिए आएगा, या फिर अपन इसको हम क्या कह सकते हैं, पश्च शुद्रांत्र भी कह सकते हैं। तो यहाँ तक डन है। ये 3 भाग हो गए आपके, ग्रहणी, अग्र शुद्रांत और पश्च शुद्रांत। अब डिटेल आपको बताता हूँ कि ये कितने कितने मीटर आपके, है ना, लंबे होते हैं। तो चूंकि मैंने आपको बताया था कि छोटी आंत की टोटल लंबाई कितनी होती है, 3 मीटर। कितनी होती है, 3 मीटर, किसमें, जीवित अवस्था में, है ना। तो यहाँ पर मैं आपको बात करूँ तो 2.5 मीटर, है ना, ग्रहणी की लंबाई हो गई। यहाँ है वो 1 मीटर का है। ठीक है, और तो हमने देखा कि ग्रहणी 0.25 मीटर की होगी, मतलब हम इसको 25 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। ओके डन। अग्र शुद्रांत 1 मीटर, और शुद्रांत जो भाग होता है वो 1.75 मीटर का होता है। ऐसे करके ये कितने हो गए आपके, 3 मीटर के हो गए। ध्यान रखना क्वेश्चन यहाँ से क्या क्या बनते हैं। तो सबसे पहली बात, क्वेश्चन बनता है कि छोटी आंत का प्रथम भाग क्या कहलाता है, तो ग्रहणी। क्वेश्चन आता है कि छोटी आंत का मध्य भाग क्या कहलाता है, तो अग्र शुद्रांत या जेजुनम। क्वेश्चन आता है कि जो छोटी आंत का अंतिम भाग होता है या तृतीय भाग, तीसरा जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, तो इलियम कहलाता है, शुद्रांत कहलाता है। पश्च शुद्रांत कितने मीटर लंबा होता है, 1.75 मीटर लंबा होता है। अब यहाँ से और भी क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ से और क्या क्वेश्चन बनते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि ग्रहणी जो भाग होता है वो किससे जुड़ा हुआ होता है, आमाशय। तो ध्यान रखना, जो क्वेश्चन आ जाए कि छोटी आंत का वह भाग जो आमाशय से संबंधित होता है, किससे संबंधित होता है, आमाशय से। ठीक है, ये तो मध्य भाग हो ही गया, है ना। मतलब यहां से क्वेश्चन बनता है कि ग्रहणी व पश्च शुद्रांत्र के मध्य में कौन सा भाग होता है, तो भी आपका कौन सा हो गया, अग्र शुद्रांत। यहां से एक और क्वेश्चन शुद्रांत से बनता है या पश्च शुद्रांत से बनता है कि ये किससे संबंधित होता है, तो लास्ट में छोटी आंत के बाद में क्या आती है, बड़ी आंत। तो यहाँ पर ये जो भाग होता है शुद्रांत या पश्च शुद्रांत, ये बड़ी आंत के भाग से संबंधित होता है, मतलब बड़ी आंत्र से संबंधित कौन सा भाग होता है, तो आपका पश्च शुद्रांत होता है। तो यहाँ से ये 3 प्रकार के मुख्य क्वेश्चंस बनते हैं। अब यहाँ से ग्रहणी से एक और मुख्य क्वेश्चन बनता है, ध्यान से समझिएगा कि ग्रहणी का जो आकार होता है,
ग्रहणी का जो आकार होता है, ग्रहणी का आकार किस प्रकार से होता है, तो ग्रहणी का आकार ध्यान रखना 2 प्रकार के आकार देखे जाते हैं, या तो सी, है ना, सी आकार की होती है ग्रहणी, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं यू आकार की होती है। ये दिशा का फर्क पड़ता है, सी को यूं कर देंगे तो आप यू हो जाएगा, ठीक है। यदि इन दोनों की बात करें तो इन दोनों का आकार कैसा होता है, तो इन दोनों का आकार शुद्रांत, है ना, शुद्रांत, दोनों का आकार ध्यान रखना किस प्रकार का होता है, कुंडलित होता है। कुंडलित का मतलब होता है कि गुसुड़ मुसुड़ होता है, गुसुड़ मुसुड़ समझ गए आप, है ना, कि मतलब यहाँ पर कुंडली रुमा चूंकि इतनी लंबी होती है, 3 मीटर लंबी होती है, तो ऐसे स्थिति में यहाँ पर यदि ये ऐसे लंबाई में फैली होगी तो कहीं बॉडी में इसके लिए जगह ही नहीं मिलेगी। तो ये जो मध्य भाग है ना और जो अंतिम भाग पश्च भाग होता है, वो दोनों ही भाग कुंडलित होते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में ये यहाँ पर ऐसे फैली भी होती है। अब देखते हैं हम आगे, चलिए। तो अब डायग्राम के माध्यम से हम डिटेल समझेंगे कि किस प्रकार से होता है। तो देखिए यहाँ पर ये आपका क्या हो गया, ग्रसिका हो गई। ग्रसिका के बाद में आमाशय निकला और आमाशय से फिर क्या निकली आपकी ये छोटी आंत का सी आकार का भाग, जो हम क्या बना रहे हैं, ग्रहणी, ये सी आकार का भाग, ठीक है। ये जो ग्रहणी है ये देखिए सी आकार का भाग हो गया, है ना। ये आमाशय और आमाशय की ग्रसिका से, फिर ग्रसिका से ये सी आकार का छोटी आंत का भाग निकला। और ये जो छोटी आंत का सी आकार का भाग है, यहाँ पर एक छिद्र उपस्थित होता है, ध्यान से समझना। एक छिद्र तो कहाँ आया, देखिए ये जब आमाशय से ग्रहणी एंटर कर रही थी, तो एंटर कर रही थी तो यहाँ पर एक स्पिंटर था, मैंने आपको बताया था, है ना, एक स्पिंटर था जो मैंने आपको बताया था। इसको अपन ने क्या कहा था, आमाशय से निकलने वाला जठर निर्गम स्पिंटर, अवरोधनी या पाइलोरिक स्पिंटर। डन। पाइलोरिक स्पिंटर से ये ग्रहणी प्रवेश करती है, फिर आगे जाके ये, है ना, आपके जेजुनम और इलियम भाग बनाती है। तो हम प्रथम भाग पढ़ रहे हैं, ये प्रथम भाग क्या कहला रहा है, आपका ग्रहणी कहला रहा है। देखिए ये रहा आपका ग्रहणी या ड्यूडेनम, या इसको हम कह सकते हैं डी भाग। अब यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर 2 ग्रंथियां, पाचक ग्रंथियां 3 होती है, ध्यान से समझिएगा, लार ग्रंथियां, यकृत और अग्नाशय मुख्य रूप से। तो यहाँ पर जो पाचक रस निकालती है, तो यहाँ पर एक ग्रंथि जो होती है, देखिए मैं बना रहा हूँ, आपको डिटेल से समझना, इसको समझने का प्रयास करना। ये जो छिद्र होता है, यहाँ पर भी एक अवरोधनी उपस्थित होती है, क्योंकि यहाँ से जो पाचक रस निकल रहे हैं उसको कंट्रोल करती है। और ये जो छिद्र होते हैं, इस छिद्र में 2 प्रकार की नलिकाएं आके खुलती है ना, 2 प्रकार की नलिकाएं आके खुलती हैं। और ये 2 प्रकार की नलिकाएं कौन कौन सी है, तो देखिए मैं बना रहा हूँ आपको, डायग्राम के माध्यम से समझा रहा हूँ। ये आपकी, ठीक है, ये आपके धन, देखिएगा यहाँ पर एक पत्ते नुमा ग्रंथि उपस्थित होती है। ये रहा पत्ता बनाया मैंने आपको, पेड़ का पत्ता आप समझते हैं, है ना, अनियमित आकार होता है। वैसे ऐसे पर्णनुमा आ जाए तो पर्णनुमा ट्रिक करेंगे, पर अनियमित आकार होता है, जैसे पेड़ का पत्ता कटा फटा होता है ना, उस प्रकार से यहाँ पर एक ग्रंथि उपस्थित होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट है ये आपका क्वेश्चन, कौन सी ग्रंथि है, ये अग्नाशय ग्रंथि है, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो ध्यान से समझना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैनक्रियाज। क्या बोलते हैं, पैनक्रियाज। यहाँ पर ये पत्ते जैसी ग्रंथि हो गई, और ये देखिए पत्ता है, जैसे पेड़ की पत्ती में मध्य शिरा होती है, और यहाँ पर ये, है ना, परिधीय शिराएं निकल रही है, इस प्रकार से यहाँ पर होती है। चलिए, इसके अलावा देखिए एक नलिका का स्त्राव तो ये आ रहा है, देखिए यहाँ से स्त्राव आ रहा है, ये देखिए इस अग्नाशय से, है ना, इन नलिकाओं के माध्यम से आ रहा है। डन। और एक जो स्त्राव आता है वो आता है एक ऊपर नलिका, जो मैं बनाने वाला हूँ, देखिए यहाँ पर। डन। ये जो नलिका है, समझिएगा ध्यान से, ये नलिका आ रही है आपके कहाँ से, यकृत से। कहाँ से आ रही है, ये मैं बता रहा हूँ, आपके यकृत भाग। ये देखिए ये है आपका यकृत। ध्यान से समझना, मुख्य तो 2 पिंडों में, और ऐसे आ जाए तो 4 पिंडों में बटा हुआ होता है। मैं पाचक ग्रंथियां पढ़ाऊंगा तब यकृत बताऊंगा। तो यकृत जो होता है वो 2 प्रकार से, 2 पिंडों में, 2 पालियों में बटा हुआ होता है। एक मैंने ये साइड कौन सी बताई थी आपको, कि ये साइड कौन सी होती है, लेफ्ट साइड, और ये साइड कौन सी होती है, तो राइट साइड। वैसे जो यकृत, जो लीवर होता है, वो हमारे बॉडी में उदर भाग में उपस्थित होता है। और उदर में कहाँ होता है, तो ये कौन सा हो गया, राइट हैंड, तो राइट हैंड की तरफ, इधर की तरफ उपस्थित होता है। बोर्ड पे ये थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, विपरीत हो जाता है, मैंने बताया था आपको।
तो ये यकृत की कौन सी पाली हो गई, ये तो कौन सी पाली हो गई, दाई पाली यकृत की, और ये यकृत की कौन सी पाली हो गई, बाई पाली हो गई। डन। तो ये दो पालियां हो गई। ध्यान से समझना, यहां पर ये यकृत है, यकृत के अंदर क्या उपस्थित होती है, तो यकृत जो होता है, यकृत के अंदर जो कोशिकाएं उपस्थित होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, यकृत कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, यकृत कोशिकाएं। और यकृत कोशिका, यकृत के लिए एक शब्द मैंने आपको बताया था, क्या शब्द आता है, हिपैटिक। तो यहाँ पर ध्यान रखना, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है हिपैटिक कोशिकाओं से संबंधित, कि यकृत के अंदर जो कोशिकाएं हैं वो कौन सी है, हिपैटिक सेल्स होती है, हिपैटिक कोशिकाएं होती है। हिपेटा शब्द किसके लिए आता है, यकृत के लिए। तो यहाँ पर जो कोशिकाएं उपस्थित होती है, यकृत कोशिकाएं, ये मुख्य एक कार्य करती है, ये किसका निर्माण करती है, तो पित्त रस का निर्माण करती है। पित्त रस को हम ध्यान से समझना, इंग्लिश में कहते हैं बाइल जूस का निर्माण ये करती है। ठीक है, यकृत में यहाँ पर किसका निर्माण हो रहा है, पित्त रस का निर्माण हो रहा है। और ध्यान से समझना, ये जो नलिका आ रही है ना, तो ये जो नलिका आ रही है ये दोनों पालियों से आ रही है, समझना। ये जो मैं बनाने वाला हूँ, देखिए ध्यान से, तो एक जो नलिका है तो वो तो इस पाली से आ रही है, और एक नलिका हो रही है वो इस पाली से आ रही है। इसको मैं डिटेल यहाँ पर आपको समझाने वाला हूँ, देखिएगा ध्यान से। ये जो नलिका है इसको मैं डिटेल से यहाँ समझा रहा हूँ। तो एक जो नलिका है वो तो एक पाली से आ रही है, और दूसरी नलिका दूसरी पाली से आ रही है। डन। तो ये जो नलिका आ रही है पित्तरस लेके आ रही है, देखो यहाँ किसका निर्माण हो रहा है, पित्तरस का निर्माण हो रहा है। और पित्तरस लेके नलिका आ रही है, इसको चूंकि ये पाली कौन सी, बाई पाली, इसलिए इसको बाई यकृत वाहिनी कहते हैं। क्या कहते हैं, बाई यकृत वाहिनी। और ये दाई पाली से आ रही है एक वाहिनी, इसलिए इसको दाई यकृत वाहिनी कहते हैं। डन। ये दोनों वाहिनियां जब एक नलिका में खुल जाती है, कॉमन हो जाती है, सामान्य हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में इसको हम क्या कहते हैं, सामान्य यकृत वाहिनी, है ना, कॉमन हिपैटिक डक्ट। क्या कहते हैं, कॉमन हिपैटिक डक्ट। अब ये जो सामान्य रक्त वाहिनी है, इसमें दोनों यकृत पालिकाओं में जो पित्तरस बन रहा है वो इसमें आ गया कॉमनली। ठीक है, और ये जो पित्तरस बनता जाता है, तो ये यहाँ पर एक नलिका, देखिए इस कॉमन वाहिका में खुलती है, और ये नलिका किसकी होती है, एक यहाँ पर देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर एक गोल संरचना, थैलीनुमा संरचना उपस्थित होती है। और ये जो थैलीनुमा संरचना होती है, थैलीनुमा संरचना में ये पित्तरस आके यहाँ पर क्या हो जाता है, संग्रहित हो जाता है। देखिए, तो यहाँ पर ये क्या उपस्थित है, पित्तरस। यहाँ पर क्या उपस्थित है, पित्तरस उपस्थित है। और पित्तरस का संग्रहण कहाँ होता है, तो इस थैलीनुमा अंग में होता है। और ये जो थैलीनुमा अंग जो है, इसको ही हम क्या कहते हैं, तो पित्ताशय कहते हैं। इसका मतलब पित्त का निर्माण तो कहाँ हो रहा है, यकृत में हो रहा है। पित्त का रस का निर्माण तो कहाँ हो रहा है, यकृत में। और इन दोनों से ये जो दोनों नलिकाएं आ रही है वो कहाँ संग्रहित कर रही है, पित्ताशय में। पित्तरस, आशय शब्द मैंने आपको बताया था, जहां पर भी आशय शब्द आ जाए इसका मतलब होता है संग्रहण। और ये जो पित्तरस होता है, जब जरूरत होती है तो एक नलिका द्वारा ये कहाँ खुलता है, तो एक नलिका द्वारा ये खुलता है। ये देखिए, ये मैं बना रहा हूं यहाँ पर, है ना। तो ये एक नलिका द्वारा ये खुलता है आपकी ग्रहणी भाग में। ठीक है, ये खुलता है आपके ग्रहणी भाग में। यहाँ पर मैंने देखिए स्प्रिंटर बनाया है, ये रहा स्प्रिंटर। डन। अवरोधनी, अवरोधनी कहते हैं ना, कंट्रोल करने वाली। ये नलिका कहाँ से आ रही है, तो ये नलिका आपकी आ रही है अग्नाशय से। कहाँ से आ रही है, अग्नाशय से नलिका आ रही है। ये नलिका कहाँ से आ रही है, तो यकृत से आ रही है। कहाँ से आ रही है, यकृत से। अब एक और बात समझ लीजिए, ये दाई यकृत वाहिनी बाई यकृत वाहिनी मिली तो क्या कहलाई, सामान्य यकृत वाहिनी। और सामान्य यकृत वाहिनी में ये जो नलिका है, देखिए इस नलिका को हम कहते हैं सिस्टिक नलिका या सिस्टिक डक्ट। क्या कहते हैं, सिस्टिक डक्ट। ये किसकी नलिका है, पित्ताशय की नलिका। क्वेश्चन आ जाए कि पित्ताशय से निकलने वाली जो नलिका है वो क्या कहलाती है, तो सिस्टिक नलिका कहलाती है। और सिस्टिक नलिका और सामान्य यकृत वाहिनी फिर आगे जाके कॉमन हो गई है ना, आगे जाके कॉमन हो गई है। देखिए, तो ये जो नलिका है आगे जाके कॉमन हो गई है ना, कॉमन हो गई है। तो ये जो नलिका है ये अलग से क्या कहलाती है, कॉमन जो हो गई है, उस नलिका को हम कहते हैं सामान्य
पित्त वाहिनी, क्या कहते हैं, सामान्य पित्त वाहिनी, कॉमन बाइल डक्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको समझनी है, कॉमन बाइल डक्ट। और ये कॉमन बाइल डक्ट ही, ये कॉमन बाइल डक्ट ही कहां जाके खुलती है, तो ये आपकी कहां खुलती है, इस छिद्र के द्वारा। देखो इस छिद्र से दो प्रकार के रस आ रहे हैं आपके, एक तो अग्नाशय से आ रहा है, अग्नाशयी रस। देखिए तो ग्रहणी जो है इसके अंदर है ना, इसके अंदर आपके एक तो ये यहां से क्या आ रहा है, पित्त रस आ रहा है, तो पित्त रस है ना, पित्त रस का श्रावण हो रहा है, और एक यहां से ये किसका श्रावण हो रहा है, अग्नाशय रस का। इसका मतलब इस ग्रहणी वाले भाग में दो रस आके मिलते हैं, एक तो अग्नाशयी रस जिसे हम पैनक्रियाटिक जूस बोलते हैं, और एक आपका हो गया कौन सा रस, पित्त रस। इसका मतलब इन दोनों का ही यहाँ पर ग्रहणी में काम है। तो हम वो पाचन वाले वीडियो में देखेंगे कि इन दोनों का क्या काम है। पित्त रस का अलग से काम है, वसा का पायसीकरण करता है। अग्नाशयी रस जो होता है वो वसा के पाचन के लिए, इसमें एंजाइम उपस्थित होता है, अग्नाशयी लाइपेज हम पढ़ेंगे इसमें। तो इस प्रकार से आपको यदि संरचना समझ में आ गई तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी, क्योंकि डायरेक्ट रटने की विषय नहीं है विज्ञान, विज्ञान को समझना जरूरी होता है। और वैसे ये हमारी बॉडी ही है ना, जिस बॉडी में हम रह रहे हैं, हमारी सोल रह रही है, उसकी जानकारी तो बिल्कुल सभी के लिए आवश्यक है ही सही, है ना, बिल्कुल सभी के लिए जरूरी है, सभी मानवों के लिए जरूरी है, सभी मनुष्यों के लिए जरूरी है। तो बिल्कुल ये कोई कॉमन बात है हमारे लिए, सभी के लिए कॉमन नॉलेज हम कह सकते हैं, विज्ञान को जटिल नहीं समझे, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार से ये पूरी संरचना होती है। अब तो दोनों प्रकार के रस आके कहां खुलते हैं, तो ग्रहणी में इनका क्या होता है, स्त्रावण होता है। तो यहां से दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं कि ग्रहणी में किन किन रसों का स्त्रावण होता है। एक तो किसका होता है, एक तो होता है अग्नाशयी रस का स्त्रावण, और एक किसका होता है, तो एक होता है पित्त रस का स्त्रावण। और इन दोनों ही रसों के स्त्रावण के लिए एक छिद्र होता है यहाँ पर, और इस छिद्र पर ध्यान से समझ लो, यहाँ पर इस छिद्र पर एक अवरोधनी पाई जाती है जो क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है। इस अवरोधनी को कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑडी की अवरोधनी। क्या कहते हैं, ऑडी की अवरोधनी। देखो अवरोधनियों के नाम हैं साइंटिस्ट के नाम पे और इनके हिसाब से, है ना, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, ऑडी की अवरोधनी। मतलब अग्नाशयी रस और पित्त रस को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर कौन सी अवरोधनी होती है, तो ऑडी की अवरोधनी। बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, ये आपको बिल्कुल याद कर लेनी चाहिए, है ना। डन, क्या कहते हैं इसको, ऑडी की अवरोधनी। अब देखिए यहाँ पर ये जो अग्नाशय है, इस अग्नाशय में किसका निर्माण हो रहा है, इस अग्नाशय में किसका निर्माण हो रहा है, अग्नाशयी रस का निर्माण हो रहा है। और एक और बात मैंने आपको बताई थी कि अग्नाशयी रस तो एक प्रकार का क्या है, एंजाइम है। क्या है, एक प्रकार का एंजाइम है। इसमें तो क्या उपस्थित होते हैं, एंजाइम उपस्थित होते हैं। पर इसके साथ साथ में ध्यान रखना, यहाँ पर अग्नाशय में हार्मोन्स का निर्माण भी होता है। किसका निर्माण होता है, हार्मोन्स का निर्माण भी होता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो एक प्रकार से ये जो है अग्नाशय एक प्रकार की क्या है, आपकी बहिस्रावी ग्रंथि भी है और अंतःस्रावी ग्रंथि भी है। तो इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं, एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यकृत जो है एक प्रकार की क्या है, बहिस्रावी ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है, बहिस्रावी। मतलब इससे सिर्फ और सिर्फ एंजाइम या अन्य पदार्थ निकल रहे हैं, मतलब पित्त रस निकल रहा है ना। और ये सबसे बड़ी ग्रंथि भी कौन सी है, यकृत है। सबसे बड़ी ग्रंथि भी कौन सी है, यकृत है। चलिए इसके अलावा एक और चीज मैं बता दूं आपको, ये यहाँ पर एक ये जो भाग है, समझिएगा ध्यान से, ये जो भाग है जहां पर दोनों नलिकाएं बन रही, तो यहाँ पर ये भाग फूल जाता है ना, बड़ा हो जाता है। तो इस भाग को हम कहते हैं, ध्यान से समझना, इसको भाग को हम कहते हैं हिपेटो पैनक्रियाटिक एम्पुला। क्या कहते हैं, हिपेटो पैनक्रियाटिक एम्पुला। ध्यान से समझ लो, हिपेटो शब्द बना है यकृत से। किससे बना है, यकृत से। और पैनक्रियाटिक शब्द बना है पैनक्रिया या अग्नाशय से। और एम्पुला का मतलब होता है थोड़ा सा फूला हुआ भाग। एम्पुला शब्द बहुत जगह आएगा, जब मैं आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगा तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी एम्पुला भाग आएगा, ठीक है डन। तो ऐसी स्थिति में इस भाग को, जहां पर दोनों वाहिनियां जुड़ती है, कौन कौन सी, सामान्य पित्त वाहिनी और अग्नाशयी वाहिनी, ठीक है।
तो यहाँ पर स्रावण होता है, इस अग्नाशय रस का स्त्रावण किस वाहिनी के द्वारा होता है? तो देखिएगा, इस अग्नाशय रस का स्त्रावण होता है किस वाहिनी के द्वारा? अग्नाशय वाहिनी के द्वारा। किसके द्वारा? अग्नाशयी वाहिनी के द्वारा। इसका मतलब अग्नाशयी वाहिनी खुलती है और पित्तरस का स्रावण होता है, देखिए ऊपर से आ रही है, देखिए वहां पर सामान्य पित्त वाहिनी के द्वारा। मतलब क्वेश्चन आ जाए वाहिनियों से संबंधित तो भी आप कर लेंगे, और क्वेश्चन आ जाए किससे संबंधित? रस से संबंधित तो भी आप कर लेंगे कि कौन सी वाहिनियां खुलती है तो ये है, और कौन से रस निकलते हैं तो ये है। इन दोनों रसों का कार्य है, बहुत डिटेल से हम देखने वाले हैं आगे। तो ये आपका हुआ छोटी आंत से संबंधित पोर्शन।